नमस्कार स्टूडेंट्स। टुडे करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर हैं, तो पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, है ना। चलो, नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। ये मंजूरी किसने दी है? ये MHRD के मंत्रालय ने दी है। तो अब है ना, वो है ना बनी थी, पहले 2019 में बनी थी, लेकिन अब वो उनको मंजूरी दे दी गई है। तो मंजूरी देने पर अब मानव संसाधन मंत्रालय है ना, वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अब उसको शिक्षा मंत्रालय MHRD ना कह के शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि MHRD वो हेड संस्था होती है शिक्षा के क्षेत्र में। UGC है आपकी, जो माध्यमिक शिक्षा, हाँ, ये NCERT है, उसकी हेड संस्था होती है। तो अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अब इसको मंजूरी कब मिली है? 29 जुलाई को मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और कैबिनेट की बैठक में दी गई है। और निर्णय लिया गया कि अब मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये निर्णय की जानकारी दी थी। और इसमें है ना, ये बना मानव संसाधन MHRD शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्ट्री नाम से जाना जाता है, EM से नाम से जाना जाएगा। और आपको पता है MHRD है ना, 1985 में इसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय नाम दिया गया था हमारे राजीव गांधी सरकार ने। और यह शुरू में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, फिर हमारे राजीव गांधी सरकार ने ना वो किया था और 1985 में, तो वो है। और नई शिक्षा नीति तो 2019 में आई थी ना, वो उस नीति में कहा कि अब शिक्षा मंत्रालय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड ही कार्य करता है, इस वजह से। और आपको पता है स्टूडेंट्स, ये शिक्षा नीति है ना 34 सालों के बाद में आई है। पहले 1986 में आ चुकी थी, तो अब उसी का रूप लेगी। और ये शिक्षा नीति है ना, किसकी अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता में हुई थी? ये है ना कस्तूरी रंजन। ये कौन थे? ये हमारे है ना इसरो है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। और इन्होंने ना, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे? उन्होंने कम से कम 2 लाख सुझाव आए थे, मतलब इन्होंने मसौदा तैयार किया था ना, तो उस समय स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा से रिलेटेड टीमें बनाई गई थी। और इनकी आप मसौदा जो देखेंगे ना, बहुत बड़ी 300-250 पेज की PDF है, तो वो है। और इसमें मेन मुख्य बिंदु क्या है नई शिक्षा में? इसमें क्या है, 5वीं तक की पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज यानी मातृभाषा का माध्यम होगा 5वीं तक की पढ़ाई को। और अब है ना वो 10+2 वाला है ना, वो फॉर्मूला भी ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर आपका आ गया है 5+3+, हाँ 3+ ऐसा कुछ है 2, ये ऐसा मसौदा आया। देखिए ये पैटर्न अब आया है 5+3+3+4, ये पैटर्न होगा। पहले 5+2 होता था, अब ये पैटर्न हो गया है। तो ये है इसका फॉर्मूला। इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें 6ठी क्लास के बाद वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। आपको पता है रटने की जगह पे उन्होंने ना व्यवहारिक चीज़ों पे, प्रायोगिक चीज़ों पे, वो व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित एग्ज़ाम कराने की बात की। और इसमें ना बोर्ड एग्ज़ाम रटने पे नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पे होंगे। इसमें नई शिक्षा नीति में MPhil कोर्सेज को ख़त्म किया जाएगा, ये बड़ी वो वाली है। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थाओं का संचालन सिंगल रेगुलर के जरिए होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा होगी। और सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं के एक तरह के मापदंड होंगे, ये है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो ना विद्यालय लेवल की वहाँ पे बात करें ना, तो उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी होगी वो पूर्व प्राथमिक होगी, फिर प्राथमिक होगी, फिर माध्यमिक, फिर ऐसे करके इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। और ये है नई शिक्षा नीति। अभी तो लागू हुई है सेंटर में, राज्यों में आते आते टाइम लगेगा, और इस वजह से है। बुकर पुरस्कार 2020 भारतीय लेखिका अवनी दोषी
संयुक्त सूची में शामिल हुई है। वो है ना दुबई में रहने वाली है और 13 लेखकों को बुकर पुरस्कार की सूची के लिए शामिल किया, जिसमें हमारी अवनी जोशी को भी शामिल किया। इनकी एक पुस्तक है, उपन्यास है इनका, उपन्यास बर्ड शुगर में। बर्ड शुगर होती है इससे माँ बेटी के असामान्य जटिल रिश्ते की ईमानदारी और वास्तविकता के लिए उन्हें ना अभिव्यक्त किया गया है। अभिनेत्री कुमकुम का मुंबई में निधन हो गया है। वो 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी है, 86 वर्ष की थी। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ना। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत ने अपनी बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। इसमें है ना ये 29 जुलाई को जारी की गई है। ये बाघ दिवस है ना, उनके प्राकृतिक परिवार संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, यानी प्रोटेक्शन दिया जाता है बाघों को। तो ये है। और 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग के एक सम्मेलन में ये बाघ दिवस मनाने का घोषणा की गई है। इसमें ना इस सम्मेलन में लुप्त प्रजाति करार दिया जाता था, मतलब बाघों को है ना। इस समय ना 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये लक्ष्य उससे पहले ही हासिल कर दिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी वो थी उपलब्धि, तो इससे पहले ही उन्होंने 2020 में शामिल कर लिया गया है। और प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व व्याघ्र दिवस मनाने के रूप में भी घोषणा की है इन्होंने। देखिए भारत में टाइगर रिजर्व स्थिति देखते हैं। देखो बाघों की स्थिति ना देश में लुप्त बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था, बाघ परियोजना 1973 में। फिर है ना 1973-74 में भारत में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे। अब इनकी संख्या ना 50 हो गया और दुनिया में बाघों की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पे है। और सबसे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया था। इसकी जिम्मेदारी NTCA सौंपी गई है। और दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% बाघ भारत में है और बाघों की जनसंख्या का 80% टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर है। और बाघ भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु। आपको पता है एक ना ब्लैक पैंथर मिला था उड़ीसा में, तो ये भी है। और उड़ीसा में आपको पता है एक ना पीला कलर का कछुआ मिला है, तो ये भी अपना आप में बड़ी उपलब्धि हमारे भारत के लिए। देखिए अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 है। ये जारी किसने की है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है। और इसमें ना ये ना विश्व बाघ दिवस के पूर्व संध्या पर है ना, और इसकी रिपोर्ट है। आंकड़े इसके 2018 के हैं, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ ही लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। ये ध्यान रखना 2967 है। और देश में 4 वर्षों में इसकी संख्या 741 बढ़ी है। और वैसे ना बात करें ना सबसे अधिक बाघ कहाँ पे हैं? सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। दूसरा नंबर आपका कर्नाटक आता है, जहाँ पे 524 हैं कर्नाटक में। और है ना तीसरा आता है उत्तराखंड में 542 हैं। तो ये हमेशा उत्तराखंड का कार्बन टाइगर रिजर्व है ना, वो वाला देश का प्रथम टाइगर रिजर्व था उत्तराखंड वाला, ये ध्यान रखना, कार्बन टाइगर रिजर्व। और वहाँ पे ना सबसे अधिक 241 बाघ हैं। और इसके बाद कर्नाटक में, मतलब उत्तराखंड का पर्टिकुलर कार्बेट पार्क में है, देश के सबसे अधिक बाघ हैं। मतलब वैसे राज्य की बात करें ना तो मध्य प्रदेश आएगा, और कोई टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का कार्बेट टाइगर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में ना उसके बाद कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर रिजर्व में बाघ हैं। ये कर्नाटक के दो है ना, नागरहोल और बांदीपुर रिजर्व टाइगर में 127 और 126 बाघ है। सबसे बड़ा कार्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना।
है ना। ये तो बाघ रिपोर्ट थी, और ये बाघ रिपोर्ट प्रत्येक आपके हर एग्ज़ाम में आती है। तो ये किसने जारी की, इसके आंकड़े कौन से थे, इसमें बाघों की संख्या कितनी थी, सबसे टॉप राज्य कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। और टाइगर रिजर्व भी पूछ सकते हैं कि कौन से टाइगर में ना कौन सा मतलब सीक्वेंस में कि ना आरोही क्रम में बताओ कि ना सबसे टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा कौन से टाइगर हॉल में है, रिजर्व में है, बाघ परियोजना में शामिल है, कौन सा बाघ वो है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो थोड़ा ध्यान रखना। और एक बात है ना, ये ना एशियन टाइगर है ना, ये सबसे ज़्यादा ना गिर अभयारण्य है, गिर अभयारण्य है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। गिर अभयारण्य कहाँ है, ये ना गुजरात में है, गुजरात में इसको संरक्षण दिया गया है। भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श किया है। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर हमारे नरेंद्र जी मोदी ने कहा है, प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण, ऋण सहयोग और प्रभावी वितरण मजबूती उपाय रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। ये उन्होंने मंजूरी दी है, वित्त से संबंधित है। और भारत को $30 लाख अनुमान की मंजूरी दी है। एशियाई ADBI विकास बैंक ने एशिया प्रशांत अपना मोचन कोष है, और भारत को $30 लाख की अनुमानित मंजूरी दी है। ये किस वजह से दी है, कोविड-19 से निपटने व तत्काल उपयोग में मदद करेगी। तो ये दिए हमारी एशियाई विकास बैंक ने, ये ध्यान रखना। दिल्ली के वायुमंडल में NO2 क्या होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में ना वो, तो इसमें गिरावट आई है, ये प्रदूषण फैलाने में सबसे योगदान दे, 70% की गिरावट आई है। और NO2 क्या होता है, ये हवा की गुणवत्ता को कम करता है और अमोनिया के साथ मिलकर वो नुकसान पहुंचाता है परत को, ओजोन परत को, और जिसमें आपको पता है सांस की प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा होती है, कैंसर की बीमारी वगैरह हो जाती है इसमें। देखिए अभी हाल ही में मैंने कहा था कि चीन ने तियानवेन नामक है ना मिसाइल भेजा है। तो पहले चीन ने, रूस ने भेजा, फिर चीन ने भेजा, अब अमेरिका भेज रहा है ये मिसाइल। तो ऐसे करके ना 3 मिसाइल भेजे गए हैं। ये देखिए, ये अमेरिका है, अमेरिका है ना परसेवरेंस अमेरिका है ना, ऑक्सीजन में नमूने लेगा और पानी भी खोजे, पर से मतलब ये नाम है उसका। तो ये परसेवरेंस है ना, इसके 2 उपकरण हैं, 1000 किलो पे रोवर और 2 किलो पे ड्रोन जैसा एक हेलीकॉप्टर है, जो रोवर के संपर्क में रहेगा और सोलर पैनल कार्बन ब्लेड की गति देंगे। ये है ना इससे रिलेटेड, इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें देखो सोलर पैनल है, हेलीकॉप्टर है, बैटरी है, ये एंटीना है, ये रोबोटिक आर्म है, ये कैमरा है, ये सब है ना इसमें दिए रखे हैं। तो ये है, और ये करके क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, मौसम अध्ययन का मंगल यात्री सामना करेंगे, वो मंगल से रिलेटेड है, वहाँ पे ये भेजा जाएगा। ये है, तो इससे पहले हमारे चीन ने भेजा था, ये ताइनवेन फर्स्ट है। ये भी है ना वो है 4-5 महीने चलेगा। और ये फिर आपको पता है इससे पहले ना होप ऑर्बिटर UAE, सॉरी मैंने रूस बोलता, UAE ना वो पता करेगा कि मंगल पे मौजूद पानी कहाँ पे गया है। ये भी है ना मंगल पे भेजा है इन्होंने भी, ये भी मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा। होप ऑर्बिटर UAE का पता करेगा। तो ये है आपका इसका UAE का, ठीक है। थैंक यू वॉच माय वीडियो एंड लाइक करें, शेयर करें, एंड कुछ कमी हो तो ये भी बताएं। धन्यवाद।